सबसे पहला क्या है, मिनिमम कॉलम पे आ जाते हैं। कॉलम में क्या है, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। तो स्लैब में कितना देते हैं, 0.12% ऑफ एच फॉर HYSD और 0.15% इफ माइल्ड स्टील इज यूज्ड। कॉलम में कितना यूज़ करते हैं, 0.8% अगर माइल्ड स्टील यूज़ होता है मिनिमम रेनफोर्समेंट। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू वॉल्यूम ऑफ कोर। तो VH/VC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 FCK/FY इंटू AG/AC-1 व्हेन अ स्पाइरली रेनफोर्स्ड कॉलम इज लोडेड। ये एक्चुअली तो कॉन्क्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्शियल कंप्रेशन। ये 2 बार पूछा हुआ है। मतलब सपोज स्पाइरली रेनफोर्स्ड कॉलम है हमारे पास, उस पर आपने एक्शियल लोड लगाया है, तो कोर के अंदर वाला जो कॉन्क्रीट होगा उस पर ट्राई एक्शियल कंप्रेशन लगेगा, तीनों एक्सेस से कंप्रेशन। फिर क्या है, पर्पस ऑफ लेटरल टाइज इन अ शॉर्ट आरसीसी कॉलम इज टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। ये भी 3 बार पूछा हुआ है कि शॉर्ट आरसीसी कॉलम में लेटरल टाइज का क्या पर्पस होता है। लेटरल टाइज का ये यूज़ होता है कि वो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स बकल ना करें, ये चीज़ इंश्योर करती हैं। ये 3 बार पूछा हुआ है। फिर हेलिकली रेनफोर्स्ड या फिर स्पाइरल कॉलम्स आर सूटेबल फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट या फिर स्पाइरल रेनफोर्समेंट वाला आप कॉलम यूज़ करोगे तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना देगा। फिर मेंबर में क्या है, क्लियर कवर कितना होता है मेन स्टील बार का। स्लैब के केस में कवर जो होना चाहिए, उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, जैसे स्लैब हो गया तो स्लैब के केस में कवर कितना होना चाहिए, 20 mm या उससे ज़्यादा। बीम के केस में कवर 25 mm लिया जाता है, ठीक है। कॉलम के केस में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 mm, और फुटिंग के केस में सबसे ज़्यादा 50 mm या उससे ज़्यादा। आरसीसी कॉलम विथ न्यूट्रल एक्सेस आउटसाइड द सेक्शन ओवर वॉट डेप्थ फ्रॉम हाईली कंप्रेस्ड एज will the compression stress have a constant value 0.45 FCK। आंसर 3D/7। ठीक है, आरसीसी कॉलम है जिसकी न्यूट्रल एक्सेस अगर सेक्शन के बाहर लाई करती है तो 3D/7 डेप्थ के बाद क्या होगा, मतलब जो भी हाईली कंप्रेस्ड एज है उससे 3D/7 डेप्थ के बाद कंप्रेशन स्ट्रेस की कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 0.45 FCK। अल्टीमेट कोलैप्स लोड ऑफ कॉलम क्या होता है, 1.5 टाइम्स लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम डिजाइन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो कॉलम डिज़ाइन करते हैं उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जितनी होगी उसके 1.5 गुना होती है अल्टीमेट लोड कॉलम कैपेसिटी का। कॉलम इन कॉम्पोजिट कॉलम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटल कोर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%। कॉम्पोजिट कॉलम है तो उसमें मेटल कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल कॉलम शुड बी डिज़ाइन फॉर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। ई मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 20 mm या फिर अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाई 30। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीज़न क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ परफेक्टली एक्चुअली लोडेड कॉलम इन प्रैक्टिस। मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी के लिए सारे कॉलम्स को डिज़ाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत मुश्किल है बिल्कुल एक्चुअली लोडेड कॉलम को बनाना। एडिशनल मोमेंट कंसिडर इन डिज़ाइन ऑफ स्लेंडर कॉलम्स या फिर लॉन्ग कॉलम्स। तो स्लेंडर कॉलम या फिर लॉन्ग कॉलम में हम कुछ एडिशनल मोमेंट लेते हैं, वो कितना होता है, MUX इज इक्वल टू PU इंटू D/2000 इंटू LEX/D का होल स्क्वायर। MUY इज इक्वल टू PU इंटू B/2000 इंटू LEY/B का होल स्क्वायर। तो दोनों में PU/2000 है, एक में D है एक में B है, एक में LEX/D है एक में LEY/B है। तो वही उन्होंने लिखा है कि PU/2000 इंटू LEX का होल स्क्वायर बाई D, वो यही है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा PU/2000 LEY का स्क्वायर बाई B। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कॉन्क्रीट M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC। सीस्मिक फोर्स इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेस, पेडेस्टल मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी, कंपोजिट कॉलम मेटल कोर। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन रेक्टेंगुलर कॉलम इस 4 और सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 बार देने होते हैं। स्क्वायर कॉलम जैसे 350/350 का है, मेन बार एक 25 mm का है, एक 16 mm डाया का है। तो ट्रांसवर्स स्टील तो डांस बार्स, डाया, एरिया, नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग। तो डाया ट्रांसवर्स स्टील का क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, मतलब लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल डाया बाई 4। जो लॉन्गेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो, जो स्मॉलेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 से स्पेसिंग के लिए। एनीवे तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल डाया बाई 4, तो 25 और 16 में 25 ज़्यादा बड़ा है, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 6.25 या फिर 6 mm, इनमें से जो भी ज़्यादा है। तो 6.25 ज़्यादा है, इसलिए नेक्स्ट हायर डाया लेंगे, दैट इज़ 8 mm। ठीक है, पिच कितनी होनी चाहिए, पिच होनी चाहिए मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और जो लॉन्गिट्यूडनल डाया में मिनिमम डाया है उसका 16 टाइम्स। ये कम है तो इसलिए 16, ये लार्ज है इसलिए डिवाइडेड बाई 4, और 300 mm, तो इससे स्पेसिंग आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आ गया इंटरैक्शन कर्व पे। तो कॉलम सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल लोड, देन कॉलम डिज़ाइन कर्व टू शो रिलेशन बिटवीन एम एंड पी। तो ये होता है पी यू बाई एफ सी के बी डी वर्सेज एम यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो वो कॉलम जिस पे यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और एक्सियल लोड लग रहा है उसके लिए इंटरैक्शन कर्व यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन कर्व की वाई एक्सिस पे एक्सियल लोड यानी पी यू बाई एफ सी के बी डी होता है और एक्स एक्सिस पे यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट यानी एम यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर मिलता है। तो इंटरैक्शन कर्व पे क्वेश्चन हो गया। फिर लोड मोमेंट का इंटरैक्शन कर्व, लोड यानी पी यू, मोमेंट यानी एम यू, वो गिवन है हमको। पी यू एफ सी के बी और डी की वैल्यू गिवन है और ई निकालने को उन्होंने बोला है। तो स्टेप 1 वही होगा कि आप सबसे पहले वाई एक्सिस निकाल लो, पी यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर, मानो ए आ गया। फिर आप क्या करो, ए का यूज़ करके, पॉइंट ए का यूज़ करके कर्व पे उसको प्लॉट किया, उसके करस्पॉन्डिंग बी निकाल लिया। बी को एम यू बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर के बराबर किया, एम यू निकल आया, एम यू को पी यू इंटू ई के बराबर किया, तो एक्सेंट्रिसिटी आ गई। इफ़ द लोड एक्टिंग ऑन आर सी सी कॉलम इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम जीरो टू हायर मैग्नीट्यूड, जो लोड आर सी सी कॉलम पे लग रहा है अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है जीरो से हायर मैग्नीट्यूड पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनी एक्सियल मोमेंट दैट कैन बी अलाउड ऑन कॉलम इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो ये कर्व की बात है, मतलब कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एम यू इंक्रीज़ करता जाएगा, फिर इस पॉइंट के बियॉन्ड जैसे जैसे लोड बढ़ेगा एम यू बढ़ता जाएगा। अगली चीज़ क्या है, अगर दो लोड हमको गिवन है जैसे एक्सियल लोड और एक्सेंट्रिक लोड जिसकी एक्सेंट्रिसिटी इतनी है, तो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? वही हो जाएगी ई टोटल इंटू डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू पी वन एक्स वन बार प्लस पी टू एक्स टू बार। पी हो जाएगा लोड, एक्स हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द सेंटर। तो टोटल लोड हो जाएगा 12 प्लस 27 इंटू एक्स टी बार, फिर 12 इंटू ज़ीरो क्योंकि 12 सेंटर पर लग रहा है, और 27 इंटू 72 जो भी उसकी डिस्टेंस है, तो यहाँ से एक्स टी आ जाएगा। फिर उसके बाद फाइंड सेक्शन मॉडुलस ऑफ शेयर वॉल सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक। तो इसमें ये शेयर वॉल हो गई, इसमें ये फोर्स लगने लगी, तो z इज इक्वल टू आई बाई वाई। अब क्वेश्चन ये किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो कैलकुलेट z अबाउट बोथ एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस, और फिर जो भी इसमें से ऑप्शन से मैच करे वही वाला चूज़ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, मिनिमम रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन अ वॉल एज अ रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया 0.12% फॉर डिफॉर्म्ड बार्स, और वेल्डेड वायर फैब्रिक के लिए 0.15% दूसरे टाइप बार्स के लिए। तो डिफॉर्म्ड बार या फिर वेल्डेड वायर के केस में 0.12% रेनफोर्समेंट और दूसरे बार्स के लिए 0.15%। नेक्स्ट हो गया कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट इज फंक्शन ऑफ हाइट का क्यूब, हाइट ऑफ वॉल। नेक्स्ट है वॉल। तो वॉल में क्या है, अ बट्रेस इन अ वॉल यूज्ड टू प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट टू द वॉल। A buttress is a pier of masonry built as an integral part. तो buttress क्या होता है, is a pier of masonry built as an integral part of wall projecting from one or both faces of wall decreasing in cross sectional from base to the top। तो buttress का यूज़ क्या होता है, ये वॉल को lateral support प्रोवाइड करता है। जैसे बीम में lateral support चाहिए उसी तरह वॉल को lateral support के लिए buttress दे देते हैं। buttress मतलब ब्रिक मेसनरी का ही बना दिया जाता है, वॉल के साथ इसको बनाया जाता है। ये वॉल के दोनों फेस से आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है, और फिर उसके बाद दोनों ओर भी कर सकता है या एक साइड भी प्रोजेक्ट आउट कर सकता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेस से टॉप पे जाते जाते घट जाता है। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, इसमें मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ऑन इंक्लाइंड फेस और बॉटम फेस। तो इंक्लाइंड फेस पे जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो बैक काउंटर फोर्ट में किया जाता है, और बॉटम फेस में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे फ्रंट काउंटर फोर्ट में प्रोवाइड करते हैं। अभी ऐसे ही एक बार बीम का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं क्योंकि जनरली वो इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो इसमें क्या है, जैसे बीम का ये क्या हो गया, ब्लू रंग में लॉन्गिट्यूडनल स्टील हो गया फ्लेक्चर लेने के लिए, और ये ग्रीन कलर में क्या हो गया, स्टिरअप हो गया। स्टिरअप किसके लिए, शेयर को लेने के लिए। तो अब इसी को देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डांस बार दैट इज़ डाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग। तो क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ बार्स इन टेंशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स इन कंप्रेशन। क्यों, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए। फिर अब इन बार्स के बीच की स्पेसिंग, तो स्पेसिंग बिटवीन बार्स मैक्सिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। टू कंट्रोल क्रैक विड्थ, और बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा दूर रख दोगे तो क्रैक कर जाएगा उसके बीच का एरिया, और उसके बीच वाला कॉन्क्रीट बॉन्ड भी नहीं कर पाएगा स्टील से।
ठीक है, तो ये स्पेसिंग का हो गया। और मिनिमम स्पेसिंग का क्राइटेरिया क्यों है कि इतनी स्पेसिंग तो बार के बीच में रखो कि कंक्रीट जा सके, कंक्रीट को प्लेस कर सके। फिर ये लॉन्गिट्यूडनल बार का एरिया ऑफ स्टील, तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील एस टी बाई बी डी इज इक्वल टू 0.85/FY। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इतना क्यों रखते हैं? रीज़न ये है कि टू अवॉइड सडन फेलियर, इफ़ नंबर ऑफ स्टील इज़ देयर कॉन्क्रीट विल अंडरगो ब्रिटल फेलियर। देखिए, इतना स्टील तो कम से कम मिनिमम स्टील तो आप देंगे ही बीम में। अगर मिनिमम स्टील नहीं देंगे बीम में तो फिर क्या होगा? कंक्रीट ही बचेगा, तो कंक्रीट ही फेल हो जाएगा, यानी फिर सडन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट का फेलियर ब्रिटल होता है, तो इतना स्टील तो रखो कि कंक्रीट पहले ना फेल होने पाए। तो वही है, टू अवॉइड सडन फेलियर। और मैक्सिमम जो होना चाहिए 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्टील नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना रीज़न है कि शायद इसलिए होता हो, वरना क्रॉस सेक्शन ओवर रेनफोर्स बन जाएगा शायद। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील का हो गया। उसी तरह स्टीरअप के प्रोविजन क्या है? मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइंड क्रैक्स। क्वेश्चन ये है कि मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं? जिससे कि वो प्रिंसिपल टेंशन को रेजिस्ट कर सके, जिससे कि इंक्लाइंड क्रैक्स ना बनने पाए। दूसरा रीज़न, टू अवॉइड सडन फेलियर बाय इम्पार्टिंग डक्टिलिटी इन शेयर। तो इसमें क्या है, शेयर के कारण सडन फेलियर नहीं होने पाएगा, कॉन्क्रीट नहीं पहले फेल होने पाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर रेनफोर्समेंट आपने दिया है, तो ये भी तो स्टील है, तो ये भी तो डक्टिलिटी इम्पार्ट करेगा शेयर के अगेंस्ट। थर्ड, टू अरेस्ट क्रैक्स ड्यू टू TCS, टेम्परेचर क्रीप और श्रिंकेज के कारण भी जो क्रैक्स आने हैं उसको आपका स्टीरअप रेजिस्ट कर लेगा। फिर स्टीरअप के बीच में स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग 0.75D से 300 mm होनी चाहिए। वर्टिकल स्टेप्स के केस में मिनिमम स्पेसिंग 0.75D से 300 होनी चाहिए, और इंक्लाइंड स्टीरअप के केस में मिनिमम स्पेसिंग D से 300 mm होनी चाहिए। अब डेप्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? स्पैन टू डेप्थ रेशियो, बीम की डेप्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सके सर्विसेबिलिटी के लिए, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो का यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। फिर डेप्थ अगर 750 से ज़्यादा हो गई तो साइड रेनफोर्समेंट देते हैं 0.1% ऑफ BD या फिर वेब एरिया, और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोथ साइड्स। इसी तरह कॉलम के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। कॉलम में ये हो गए क्या आपके मेन बार्स हो गए, और ये ग्रीन वाला हो गया ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। तो मेन बार से रिलेटेड क्या है? मेन बार से रिलेटेड भी वही डेंस है। ठीक है, तो उसमें क्या है, मिनिमम डाया क्या होना चाहिए कॉलम के मेन रेनफोर्समेंट का? 12 mm। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्टील कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम 0.8% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैक्सिमम 4% अगर लैब प्रोवाइड किए हैं, लैब नहीं प्रोवाइड किए हैं तो 6%। डाया एरिया एन यानी नंबर ऑफ बार्स, तो मिनिमम रेक्टेंगल में 6 और सर्कल में, सॉरी, मिनिमम रेक्टेंगल में 4 और सर्कल में 6। डेंस लास्ट में आ गया एस स्पेसिंग, तो मिनिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम डाया ऑफ बार या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। जितने भी लॉन्गिट्यूडनल डाया उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाया या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का साइज़ लेना, उसमें 5 mm जोड़ना है। मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल का हो गया। अब ये जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट है उसके प्रोविज़न क्या है? ट्रांसवर्स या फिर रेनफोर्समेंट या फिर लैटरल टाइज प्रोवाइड की जाती है जिससे लॉन्गिट्यूडनल डाया या लॉन्गिट्यूडनल बार्स का बकलिंग ना हो सके, तो इसको सेपरेट रिंग्स में प्रोवाइड करते हैं अगेन डेंस। तो इसमें डाया क्या है? मैक्सिमम ऑफ 5 ऑफ मैक्सिमम ऑफ मेन बार, जितने भी लॉन्गिट्यूडनल डाया है उसमें सबसे मैक्सिमम डाया जो है डिवाइडेड बाई 4 या फिर 6 mm। स्पेसिंग जो होनी चाहिए मिनिमम ऑफ 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार। लेकिन कौन सा बार? सारे लॉन्गिट्यूडनल बार में से जिसका मिनिमम डाया होगा उस डाया को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, या फिर लीस्ट लैटरल डायमेंशन या फिर 33 mm। इसी की जगह अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट होता तो उसमें डाया तो इसी तरह प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्पेसिंग यहाँ पे पिच होगी। तो पिच के लिए कैलकुलेट करने के लिए VH/VC का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और पिच की लिमिट क्या है? 25 से 75 mm के बीच। ठीक है, अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो दूसरी लिमिट क्या होगी? 3, 5 और फिर 3 × 2 6, दैट इज़ DC/6। ठीक है, तो 25 to 75, तो 25 3 ज़ा 75 होता है, यानी 3 5H से 3 2 ज़ा 6 DC/6 तक। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बेस पे से बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जैसे कुछ तो कोडल प्रोविजंस पे आए हैं। IS 875 को लोड्स के लिए यूज़ किया जाता है, IS 1343 को प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट के लिए, IS 1893 को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के लिए, IS 3370 को लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए। At the time of initial tensioning, maximum tensile stress immediately behind the anchorage should not be greater than 80% of ultimate tensile stress। मतलब जब आप इनिशियल टेंशनिंग कर रहे हो तो प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले फंडामेंटल्स ऑफ RCC देख लेते हैं। तो सेक्शन दैट परफॉर्म बेटर ऑन डक्टिलिटी क्राइटेरिया
वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होते हैं. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड बाय टेस्टिंग क्यूब्स अंडर द यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट. मतलब अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपको कंक्रीट का बनाना है तो क्यूब्स की टेस्टिंग से वो निकलेगा. क्यूब्स को यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट में टेस्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है, अगर यूनिफॉर्म रेट आपने स्ट्रेन का नहीं अडॉप्ट किया तो फिर डिफ़िकल्टी ये होगी कि डिक्रीजिंग पोर्शन जो होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का वो आपको नहीं मिलेगा. HYSD बार का परसेंटेज इलांगेशन माइल्ड स्टिकी बार से कम होता है. डिज़ाइन फॉर लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन. पहला तो बर्नौलीज अजम्पशन होती है. दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट एंड स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट मे बी अज्यूम्ड to be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which results in prediction of stress results. ठीक है, कि मतलब क्या है, फ्लेक्चर के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट में तो उसमें दो अजम्पशन होती हैं. एक तो बर्नौली अजम्पशन की प्लेन सेक्शन प्लेन रहेंगे. दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट, और जो स्ट्रेन है कॉन्क्रीट में उसको अज्यूम किया जाता है कि वो रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक या फिर किसी भी और शेप में होगी. वो शेप जो कि रिजल्ट्स हमको दे सके सेटिस्फैक्टरली. नेक्स्ट क्या है, इन लिमिट स्टेट मेथड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻². रीज़न, आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पता है. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्या होती है कि फेलियर मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम हो, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होने की 5% ही प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज 95% रिजल्टेड वो उससे ज़्यादा होते हैं. तो 5% कम है, 5% यानी 0.05. ये किस ऑर्डर में, 10⁻², इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 10⁻² है. रेनफोर्समेंट फॉर टेंशन व्हेन रिक्वायर्ड इन मेंबर्स शैल कंसिस्ट ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट. जब आप टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट देते हो तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल भी दोगे और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी दोगे. अंडर रेनफोर्स मेंबर्स आर डीपर, स्टिफर एंड कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन. जो अंडर रेनफोर्स्ड मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा डीप होते हैं, ओवर रेनफोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टिफ होते हैं, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट इज़ लोअर देन एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि टारगेट मीन स्ट्रेंथ FT इज इक्वल टू FCK प्लस 1.645 सिग्मा. तो FCK क्या हुआ, FT माइनस 1.645, यानी FCK क्या हुआ, FT से कम हुआ. तो वही है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ इज लेस देन एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ. देन सर्विसिबिलिटी का यूज रिफ्लेक्शन, शेयर की स्लाइडिंग, श्रिंकेज, क्रैकिंग और कॉन्क्रीट स्पॉलिंग, कोरोजन. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 के बैलेंस क्वेश्चन हो गए. अब आते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट से रिलेटेड क्वेश्चन पे. सबसे पहले शेयर फोर्स इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट. तो इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर शेयर फोर्स डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर में जो शेयर फोर्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे डिपेंड करती है. द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट मेंबर्स may be improved by 3 methods: axial या फिर horizontal pre-stressing, vertical pre-stressing, inclined pre-stressing. But in vertical pre-stressing losses are more due to anchorage slip. मतलब अगर कोई आपका कॉन्क्रीट मेंबर है, उसकी आपको शेयर रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो उसके लिए आपके पास 3 मेथड हैं. या तो एक्चुअली जिसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टली प्री स्ट्रेस कर दीजिए, या वर्टिकली प्री स्ट्रेस कर दीजिए, या इंक्लाइंड. मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड, तीनों में से किसी भी ढंग से अगर आप प्री स्ट्रेस कर दोगे तो उसकी शेयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कॉन्क्रीट मेंबर का. वर्टिकल प्री स्ट्रेसिंग में दिक्कत बस इतनी है कि उसमें एंकरेज स्लिप के कारण लॉस ज़्यादा हो जाता है. अब क्या है, प्रोपगेशन ऑफ शेयर क्रैक इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. ठीक है, अब बीम का कैसा क्रॉस सेक्शन है उसके शेप पे डिपेंड करेगा कि जो प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम में शेयर क्रैक का प्रोपगेशन किस तरह हुआ. 2 टाइप्स ऑफ शेयर क्रैक इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम. वेब शेयर क्रैक्स होते हैं और फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक्स. जो वेब शेयर क्रैक्स होता है व्हेन लोकल प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. और फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक कब का आता है, जब कंबाइंड एक्शन ऑफ शेयर एंड फ्लेक्चर प्रोड्यूस प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, तो हमारे शेयर क्रैक जो प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर में डिपेंड आते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर का क्रॉस सेक्शन किस शेप का है. 2 तरह के शेयर क्रैक होते हैं. एक होता है हमारा मतलब 2 तरह के शेयर क्रैक होते हैं हमारे. पहला होता है वेब शेयर क्रैक और दूसरा होता है फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक. वेब शेयर क्रैक नाम में ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ शेयर रिस्पॉन्सिबल है. तो जब लोकल प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है तो वेब शेयर क्रैक आता है. फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक मतलब नाम में ही आ गया, फ्लेक्सुरल और शेयर, मतलब जब शेयर और फ्लेक्चर के कंबाइंड एक्शन के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से बढ़ जाती है तो फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक आता है. तो ये शेयर पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए. अगला आता है लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट.
तो लॉसेस इन प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स इज ग्रेटर देन लॉसेस इन पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम। मतलब प्री टेंशन में पोस्ट टेंशनिंग से ज़्यादा लॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ पार्टली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग। जो प्री टेंशन होता है उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, हालांकि नंबर ऑफ लॉसेस पोस्ट टेंशन में ज़्यादा है। लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स ऑन अप्लाइड स्ट्रेस लेवल, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ स्टील। जो रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील है, इसके कारण लॉस हो जाता है ना, कि स्टील में जो स्ट्रेस थी वो कम हो गई, तो उसके कारण लॉसेस आ जाते हैं। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो तो एक इस पे डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेस लगाई कितनी थी, आपने किस तरह का स्टील यूज़ किया, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ये लॉस। देन अगली चीज़ आती है लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो यूज्ड इन कंक्रीट। लॉस ड्यू टू क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ द मेंबर एट द टाइम ऑफ लोडिंग। श्रिंकेज के कारण जो लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल, मतलब क्या, वो श्रिंकेज के कारण जो लॉस होता है वो इस पे प्रोपोर्शनल होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना कंक्रीट में आपने यूज़ किया है। ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा श्रिंकेज होगा। क्रीप प्रोपोर्शनल होती है एज ऑफ द मेंबर एट द टाइम ऑफ लोडिंग। जिस वक्त लोड लगाया जा रहा है उस वक्त मेंबर की एज कितनी है, जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा क्रीप के कारण लॉस होगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन असेसिंग द serviceability of pre-stressed concrete beams, ultimate shear resistance of pre-stressed concrete beam, ultimate moment of resistance of pre-stressed concrete beam। तो स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, स्ट्रेंथ यानी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, स्टिफनेस क्या हो गई, सर्विसेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब क्या है, करेक्ट एस्टिमेट ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर असिंग द, मतलब लॉस का आपको एस्टिमेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है? लॉस का करेक्ट एस्टिमेशन इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि लॉस आपको पता चलेगा तभी आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस के बारे में कुछ बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ यानी कौन सी, शेयर और मोमेंट स्ट्रेंथ। शेयर वाली कौन सी, अल्टीमेट शेयर और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और स्टिफ मतलब सर्विसेबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। तो ये जानने के लिए हमको लॉस का सही एस्टिमेशन करना ज़रूरी है। देन अगली चीज़ क्या है, ड्यू टू केबल लोड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल लोड, section's capacity to resist moment and shear increases, but if pre-stress is lost it will affect section's resistance capacity। वो वही है कि जब आपने इस पर फोर्स लगाई थी, टेंशन कर दिया, तब उसको छोड़ा तो इसके कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है जो कि काउंटर करता है एक्सटर्नल लोड को। लेकिन अगर इसमें लॉस हो जाएगा तो आपको सही से पता नहीं चलेगा ना कितनी मोमेंट कैपेसिटी है या शेयर कैपेसिटी है आपके सेक्शन की, तो इसलिए लॉस निकालना ज़रूरी है। देन अगली चीज़ आ गई, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इज मैक्सिमम इन प्री टेंशन मेंबर, इट अकर्स इन पोस्ट टेंशन मेंबर ओनली व्हेन सक्सेसिव टेंशनिंग इज डन। जो प्री इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण जो लॉस ऑफ स्ट्रेस है वो हमारी प्री टेंशन मेंबर में ज़्यादा होती है पोस्ट टेंशन मेंबर के कंपैरिजन में। पोस्ट टेंशन मेंबर में इलास्टिक शॉर्टनिंग ज़ीरो होती है अगर आप क्या करोगे, मतलब सबको साथ में कर दोगे, अगर सबको साथ में टेंशन कर दोगे तो पोस्ट टेंशन के केस में इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण लॉस ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सक्सेसिव टेंशनिंग करेंगे, एक के बाद एक टेंशन लगाएंगे, तो पोस्ट टेंशन में क्या होगा, पोस्ट टेंशन में भी लॉस आएगा। And pre-stressed concrete, high grade concrete is used to control pre-stress loss। तो pre-stress concrete के केस में हम हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं जिससे कि प्री स्ट्रेस में हो रहे लॉस को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है कुछ कोड से रिलेटेड, IS 875 यूज्ड फॉर लोड्स, IS 1343 यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, IS 1893 अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, IS 3370 लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो 1000 के अंदर वाला जो है उसको लोड के लिए यूज़ करते हैं, 1500 1000 से 1500 के बीच वाला प्री स्ट्रेस के लिए, 1500 2000 के बीच वाला अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, और फिर 3000 के ऊपर वाला लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए। एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इमीडिएटली बिहाइंड द एंगरेज शुड नॉट बी मोर देन 80% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, जब आप इनिशियल टेंशनिंग कर रहे हैं, जब आप इनिशियली टेंशन लगाते हैं तो एंकरेज के पीछे इमीडिएटली मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितनी लगनी चाहिए, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो भी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है उसके 80% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनिशियल टेंशनिंग में तुरंत एंकरेज के पीछे। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन ग्रुप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग केबल्स मैक्सिमम ऑफ 40 mm या फिर मैक्सिमम साइज़ ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो जो प्री स्ट्रेसिंग केबल्स आपने डाली है उनके बीच की स्पेसिंग, जैसे हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट में स्टील डालते हैं उसके बीच की स्पेसिंग बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या है, प्री स्ट्रेसिंग केबल के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ 40 mm या फिर जो भी कोर्स एग्रीगेट का सबसे बड़ा साइज़ है प्लस 5 mm, इन दोनों में जो ज़्यादा आएगा उतनी ही स्पेसिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेन दैट कैन बी टेकन बाई हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट 4%।
जो आप हाई स्ट्रेंथ का स्टील यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, वो मैक्सिमम कितनी स्ट्रेन ले सकता है? 4%। जबकि हमारा आरसीसी में कितनी स्ट्रेन लेता है स्टील? ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। तो यहाँ स्टील ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, इसलिए 4% तक ले सकता है। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट पे क्या है क्वेश्चन की? सिंपली सपोर्टेड बीम डिज़ाइन यूजिंग लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, देन सेंट्रल डिप ऑफ द केबल प्रोफाइल कैसे निकलेगा? M=WL²/8। M=WL²/8 होता है, M की जगह PE लिख देते हैं। तो यहाँ E जो है वो क्या है? वही है सेंट्रल डिप। फिर ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेक्टेंगुलर